हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग सेकंड के अध्याय संख्या 16, जिनके लेखक का नाम है रजिया सज्जाद जहीर, और जहीर जी ने यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है नमक। और नमक से लोगों के दिलों में जो अपने वतन के प्रति जो प्यार था, मोहब्बत थी, वह दिखाई गई है। यहाँ तक कि कस्टम अधिकारियों के मन में भी, जो कस्टम अधिकारी यानी पाकिस्तान में लाहौर में है, उसका वतन दिल्ली बताया जाता है, और दिल्ली में जो कस्टम अधिकारी है उसका वतन ढाका बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ और अमृतसर में रह रही सिख बीवी का वतन भी क्या है, लाहौर है, जिसके अंतर्गत यह पूरी कहानी चलती है, जिसमें मुख्य पात्र सफिया है, जो कि सिख बीवी को लाहौरी नमक लाने का एक वायदा करती है। और वायदा करने के पीछे एक कारण भी होता है कि जो सिख बीवी थी वह सेम उनकी माँ की जैसी दिखाई देती थी, वह उसे अपनी माँ मानने लग गई थी। जब सिख बीवी लाहौरी नमक लाने के लिए उनसे निवेदन करती है तो वो कहते हैं कि मैं पक्का लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे भाई 3 हैं जो लाहौर में रहते हैं, तो मैं उनसे बात करके ले आऊँगी। पर उन्हें क्या पता था कि नमक गैर कानूनी है, ला नहीं सकते। तो इस प्रकार से यह कहानी चलती है। फिर सफिया क्या होता है कि जब अपने भाई अधिकारी से पूछती है, बड़े भाई अधिकारी जो होता है उससे पूछती है कि मैं नमक ले जा सकती हूँ, तो वह अपने ही नियमों में बंधे होने के कारण उसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी जो सफिया है वह अपने स्वभाव के अनुसार, उनको ईमानदारी और एक जो प्यार मोहब्बत की बातें थी उसके अनुसार कस्टम अधिकारियों को अपनी बातों में विश्वास दिलाने के ऊपर यह पूरी बात बता देती है, जिससे कि वह नमक अपना ले आती है। लेकिन एक बात वह सोचती भी है, यदि नमक नहीं ले जाऊंगी तो मेरा वायदे का क्या होगा, और मैं सैयद हूँ, और सैयद लोग अपना वादा मरने तक यानी जान दे देने तक भी निभाते हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित कहानी है नमक, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस सेशन में हम नमक कहानी संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मूल नमक कहानी है वह पढ़ी है, और इससे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा है और नमक कहानी का सारांश पढ़ा है। अब यदि आपको नमक कहानी अच्छे समझ में आ गई तो बच्चों अभ्यास प्रश्नों में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह जो नमक दिख रहा है आपको, लाहौरी नमक, इसके ऊपर पूरी कहानी चलती है, और यही नमक है जो लोगों के दिलों में अपने वतन के प्रति प्रेम मोहब्बत बरसाता है। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 12, पुस्तक का नाम आरोह भाग 2, अध्याय संख्या 16 है, लेखिका का नाम क्या है, रजिया सज्जाद जहीर। अब बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो नमक कहानी है उसकी रचयिता कौन है, तो बताइए कौन है बच्चों, जल्दी से कौन है? रजिया सज्जाद जहीर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? नमक कहानी संबंधित अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से इसका स्वागत कर दीजिए, अपना आंसर दिमाग में घुमाइए जब तक मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि सफिया का भाई जादव एक पुलिस अधिकारी, बड़ा पुलिस अधिकारी था, तो वह कहता है कि नमक का आयात हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी नमक ले जाना गैर कानूनी है। यदि आप गलती से नमक ले भी गई और वहाँ कस्टम अधिकारियों ने यानी देख लिया या पकड़ी गई आप लोग, तो हमारी भी फ्री में ही सम्मान वो गड़ चला जाएगा, जिससे आप ये मत ले जाओ। तो यही जो दो तीन कारण है जिसके कारण उन्होंने मना कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से निम्नलिखित कारणों से मना कर दिया। पाकिस्तान से नमक ले जाना मना था, अर्थात यह गैर कानूनी था, अर्थात पाकिस्तान से लाहौरी नमक का आयात नहीं कर सकते। कस्टम के किसी अधिकारी ने पकड़ लिया तो वे सारे सामान की चिंदी कर देंगे, और जिससे तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी फ्री में होगी। यानी बात तो सही है, इज्जत का जो होता है ना, इज्जत आदमी इसी के लिए जीता है, और यही चली गई तो फिर क्या फ़ायदा। और वह तो एक पुलिस अधिकारी था, बहुत ही बड़ा अधिकारी था, तो उसको भी ये बात डर लग गई थी। ठीक है, तो ये दो तीन कारण हैं जो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? यानी कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में कौन कौन से ऐसे द्वंद्व है, जो कौन से ऐसे चित्र खींचे दिमाग में कि नहीं ले जाऊंगी तो क्या होगा, ले जाऊंगी तो क्या होगा। तो देख लीजिएगा, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि यदि कस्टम वाले नमक की पुड़िया नहीं ले जाने देंगे तो नहीं ले जाऊंगी, लेकिन वह सोचती है कि उन्होंने जो वादा किया तो उसका क्या होगा, क्योंकि सैयद अपना वादा जान देकर भी निभाते हैं। यदि उन्होंने नहीं ले जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा, जो उसने सिख बीवी से किया था,
जिसे अपनी माँ के समान मानती थी। सफिया जो कि सैयद थी, और सैयद लोग कभी भी वायदा नहीं तोड़ते हैं, जान देकर भी वायदा पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने सोचा कि यदि मुझे कस्टम अधिकारी रोक लेते हैं, नमक नहीं ले जाने देते, तो ठीक है नहीं ले जाऊंगी। फिर वो सोचती है कि मेरे उस वादे का क्या होगा जो मैंने अपनी माँ समान सिख बीवी को जो वादा किया था, और मैं तो एक सैयद हूँ, और सैयद अपनी जान देकर भी अपने वादे को निभाती है। नेक्स्ट है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। सोचो क्यों खड़े थे चुपचाप वो। सफिया ने अपनी बातों से, अपने प्यार मोहब्बत की बातों से पूरी बातें जब उन्होंने सिख बीवी के बारे में बताया तो उन्होंने अपने इन मोहब्बत वाली बातों से उसका दिल जीत लिया था। वो सोच रहा था कि इंसान कहीं पर भी क्यों न चला जाए, लेकिन फिर भी अब वह अपने वतन को नहीं भूलता है। जिस प्रकार से उसे भी फिर जैसे सिख बीवी का प्रसंग आता है तो उसे भी अपना वतन याद आने लग जाता है। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ऑफिसर सफिया की प्रेमपूर्ण बातों से प्रभावित हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आप कहीं भी क्यों न चले जाएं, अपने वतन की याद आ ही जाती है। और इस समय सिख बीवी का प्रसंग आने से ऑफिसर को भी उसके वतन ढाका की भी याद आ जाती है। जो हिंदुस्तान में जो कस्टम ऑफिसर है, अधिकारी है, उसे भी अपने वतन ढाका की याद आ जाती है। कब? लेकिन जब उसे सिख बीवी का प्रसंग उसके सामने आता है। तो यही बात है कि इंसान के दिल में जो है ना, वो कोई भी रेखा नहीं मिटा सकती, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिटा सकती है। यानी आपके मन में जो हो वो कर सकते हो आप। यानी ऐसा नहीं, सत्ता के लोग अपने लालच के लिए देशों को बांट देते हैं, तो वही बात यहाँ समझी जा रही है कस्टम अधिकारी के मध्य कि आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, फिर अपने वतन को नहीं भुला सकते। नेक्स्ट है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। यानी जैसे ये जो उद्गार आए हैं कि जब जो पाकिस्तान लाहौर में जो भारत का कस्टम अधिकारी है, भारतवासी, वह कहता है कि उनको नमक देते वक्त कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, और मेरा जाम मस्जिद की सीढ़ियों को क्या कहना, सलाम कहना है, और मेरा वतन क्या है, दिल्ली है। तो इस प्रकार के जो उद्गार आए हैं तो वो सामाजिक यथार्थ में क्या संकेत डालते हैं। यानी कहा जाता है ना, कितनी भी लकीरें खींच दो लेकिन फिर भी लोगों के मन से भेदभाव नहीं हटा पाओगे आप। यानी भेदभाव जो प्यार है, भेदभाव यानी कि नहीं आप जुटा पाओगे, यानी कि लोगों के मध्य प्रेम को नहीं हटा पाओगे आप। इन उद्गारों से स्पष्ट होता है कि सत्ता चाहे देश की भौगोलिक सीमाओं को बांट दे, लेकिन लोगों के मन को नहीं बदल सकते। लोगों का मन किसी भी तरह से बंटवारे को नहीं स्वीकारता, जिसका उदाहरण भी इस कहानी में आया है कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर का वतन दिल्ली है तो एक हिंदुस्तानी ऑफिसर का वतन क्या है, ढाका है। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी सिख बीवी को लाहौर प्यारा है क्योंकि उसका वतन क्या था, लाहौर था। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, सामाजिक परिस्थिति ये है कि वो अपने वतन को याद करेंगे, आप कुछ भी कर लो, वो अपने वतन को नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करो। यानी कौन कौन सी विशेषताएं, देखो हमारे सामने एक तो दृढ़ निश्चय वाली विशेषता आती है, उनकी एक ईमानदारी की भी आती है, एक निडर की भी आती है। क्यों? क्योंकि दृढ़ निश्चय तो उसने किया था कि सिख बीवी से कि मैं लाहौरी नमक लेकर ही जाऊंगी किसी प्रकार से, क्योंकि मैं एक सैयद हूँ, जो मैं अपनी माँ से वादा किया था। तो वह यदि नहीं ले जाने दिया तो मैं कस्टम अधिकारी के सामने एक इंसानियत के नाते बातें करूंगी कि किस प्रकार से प्यार मोहब्बत आपकी इस नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, कुछ प्यार मोहब्बत भी होता है, और वह उस वादे को निभाती भी है। दूसरा ईमानदार है, वह चोरी छुप के उस नमक को नहीं ले जाती है, वह सीधे नमक को अपने बैग में से, हैंड बैग में से निकाल के ऑफिसर के सामने रख देती है। और तीसरी हम बात करें निडरता, निडरता तो है कि बिना झिझके हुए उसे नमक निकाला और रख दिया। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भावुक होते हुए भी सफिया मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखती है। वह सिख बीवी की भावनाओं
का सम्मान करती है। यानी कि भावुक होते हुए भी सफिया मानवीय मूल्यों को, यानी मानवीय मूल्य कहा जाता है कि उन्होंने सिख बीवी से जो वादा किया था, उन वादों में जो मानवीय मूल्य था उनको क्या रखती है, उनको हमेशा सर पर रखती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने जो वादा किया है उसको मैं तोड़ दूं। क्या होता है, जैसे बड़ा भाई मना कर रहा है तो ठीक है मैं नहीं ले जाऊंगी, लेकिन फिर भी वह भावुक होते हुए भी मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखती है, अपने सर के ऊपर रखती है, अपने उस वादे को दिमाग में रखती है। यहाँ तक भी जब वह रात को सोती है कि दोपहर 2 बजे मुझे अगले दिन जाना है, जब वह सामान पैक करती हुई, तो जब उसे नींद नहीं आ रही होती तब भी उसे वही दुपट्टा सफ़ेद मलमल का दिखाई देता है। अर्थात सिख बीवी के जो वचन कहे थे सिख बीवी ने, वो उनको याद में आते हैं। यही तो होता है कि इंसान कहते हैं ना कि वादा जो होता है, यानी अपनी बात पर इंसान रहता है तो उसकी इज्जत स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा भी होता है, रहता है हमेशा। वह सिख बीवी की भावनाओं का सम्मान भी करती है। क्यों? क्योंकि उसे अमृतसर में आए जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से वो यहाँ रह रही है, फिर भी अपना वतन लाहौर को मानती है, तो उसका सम्मान भी करती है। सिख बीवी को दिए गए वादे को यथाशक्ति प्रयत्न करती है। सिख बीवी को दिए गए वादे को पूरा यथाशक्ति पूरा करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करती है। जोड़ लेना भी, सिख बीवी को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करती है। यथाशक्ति क्या होता है उसे समझना। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, समास वगैरह यही होगा, शक्ति के अनुसार, यानी कि आप लोग यह भी कह सकते हो जब तक शक्ति है, जब तक ताकत है ना, तब तक वो उस वादे को पूरा करेगी। जब तक उसके शरीर में जान होगी तब तक उसे पूरा करेगी। उसने तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी। जानते हो क्या इस भेंट को? भेंट क्या थी? नमक। सफिया ईमानदार भी है। जब सफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, उसने ये तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसे कस्टम वालों की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। अपने विश्वास से दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों को समझाने में सफल होती है। यानी कि उनको कस्टम अधिकारियों की ईमानदारी पर पूरा विश्वास होता है कि मैं जब उन्हें प्यार मोहब्बत की बातें बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब नियम कायदों के अनुसार, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी। मैं क्या ले जा रही हूँ? मैं कोई स्मगलर सोना चांदी तो ले जा नहीं रही हूँ, बस एक थोड़ा सा नमक ले जा रही हूँ जो मैंने अपनी माँ से वादा किया था। और जब मैं अपनी माँ के बारे में बताऊँगी तो लगता है कि मुझे नमक ले जाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चलती है कि प्यार मोहब्बत कोई चीज़ होती है, सारे काम नियमों से नहीं बनते हैं, नियमों में सभी रिश्तों को नहीं बांटा जा सकता है। तभी कहा गया है कि आप कहते हैं ना कि किसी भी राजनीति के या कैसे भी करके आप लोग किसी भी ज़मीन को बांट सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो कड़वाहट है या कोई प्यार है, आप उसे बिल्कुल भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ सफिया की निडरता भी दिखाई देती है, क्योंकि वह यह जानते हुए भी कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, फिर भी वह बिना डरे कस्टम वालों के सामने नमक की वह पुड़ियाँ रख देती है। निडरता का भी एक विशेषता, एक गुण उनके सामने आती है, हमारे सामने। क्यों? वह निडर थी, तब भी तो उसने देखो पहले तो किन्नुओं की टोकरी में उसे रखा था, नीचे भाई किन्नुओं की टोकरी तो कोई देखेगा नहीं, यानी कि भारत से जो पाकिस्तान जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे, वो तो केले ले जा रहे थे, उधर से आने वाले किन्नू, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने ईमानदारी दिखा दी, ईमानदारी के साथ उस नमक को निकाला और अपने हैंडबैग में रख लिया। फिर निडरता के साथ जहाँ कस्टम अधिकारी बैठा था उसको निकाल के उसके टेबल के सामने रख दिया कि मैं ये नमक शेर भर नमक ले जा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। आप लोग एक बार इसे अच्छे से देखो। कुछ प्रश्नों के जितने भी आंसर हैं वो हमें पाठ से मिल जाते हैं, यानी इस कहानी से मिल जाए, लेकिन कुछ प्रश्नों का हमारा दिमाग भी प्रयोग में लाना है, क्योंकि इन चारित्र विशेषता ये चरित्रता उनमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें ये गुण बताने हैं कि निडरता, ईमानदारी, दृढ़ निश्चयता, इस प्रकार के गुण भी बताने। यदि आप लोग चाहो तो यहाँ एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। निडर
यहाँ लिख सकते हो ईमानदारी, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो, फिर भी उसके बाद भी लिख सकते हो आप ये सब। ऐसा नहीं है कि आप जो का त्यों लिखो, क्योंकि अपने विचार, अपने दिमाग से, अपने दिमाग से उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। यानी कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन व जनता बट नहीं जाती। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि यह जो हमारी भौतिक जमीन है, यानी कि जो जैसे कि मान लो आप लोग भारत को देखते हो, भारत का मानचित्र देखा होगा आपने, हैं, देखा होगा ना सभी ने, सॉरी, देखा होगा ना इस प्रकार से। तो आप उसे, आप किसी प्रकार से, ऐसे नहीं है कि लाइन खींचने से कि आपने क्षेत्र पर, यानी भौतिक क्षेत्र को तो बांट दिया, अपने भौतिक क्षेत्रफल को तो बांट दिया, लेकिन आप लोगों के दिलों में जो प्यार मोहब्बत है, क्या उसे आप समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत को 2 टुकड़ों में बांटा, फिर तीसरा टुकड़ा बांटा गया, ठीक है। क्या आज भी वो तीनों देशों के लोग क्या आपस में खेलते नहीं, मनोरंजन नहीं करते? आज भी क्रिकेट जैसे खेल, फुटबॉल जैसे खेल, हॉकी जैसे खेल खेलते हैं, फिर गले मिलते हैं, और एक दिन एक विश्वास हो रहा है इन लोगों को कि हम एक दिन एक अवश्य होंगे। यानी कि यही कहा गया है कि आप लकीरें कितनी भी खींचो, कितनी भी सीमाएं बना दो, लेकिन लोगों के मन में जो प्यार है, जो जमीन है, उसको आप बिल्कुल भी नहीं बांट सकते। आप तर्कों सहित उसकी उदाहरणों की पुष्टि करनी है। उदाहरण तो एक सामने, आपके सामने ही है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेल नहीं खेला जाता, क्या खेला जाता है, और गले मिलते हुए भी देखा होगा आप लोगों ने। वो बात अलग है कि एक कड़वाहट भरी हुई है, लेकिन उन लोगों को पता है, आप लोगों को, हम लोगों को पता है कि एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन हम लोग एक होंगे। सत्ता के लोग अपने फायदे के लिए देश को कई टुकड़ों में बांट देते। बात सही है, सत्ता के लोग ये हैं, ऐसे यही हैं जो राजनीतिक लोग हैं, यही हैं जो अपने लालच के लिए लोगों में फूट डालते हैं और देशों के टुकड़े कर देते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी ये तीनों देशों के लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं खींच पाई। कहानी के पात्रों सफिया, सिख बीबी और कस्टम अधिकारी की भावनाएं उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित भी करती हैं। यानी सफिया जो है, लाहौर में जिसके 3 भाई थे, वो अपना वायदा पूरा करने के लिए जो सिख बीबी से वादा किया था, क्योंकि सिख बीबी का वतन क्या था, लाहौर था, यहाँ से उसने लाहौरी नमक लांघने की पेशकश की थी। और कस्टम अधिकारी को भावनाओं उपयुक्त तथ्यों प्रमाणित करती है। क्यों? क्योंकि एक कस्टम अधिकारी का वतन तो दिल्ली बताया जाता है, दिल्ली, और जो लाहौर का यानी पाकिस्तान का जो इंसान या कस्टम अधिकारी होता है उसका वतन ढाका, सॉरी, यानी कि मतलब लाहौर में जो कस्टम अधिकारी होता है उसका वतन दिल्ली, और भारत में रहने वाला कस्टम अधिकारी उसका वतन ढाका बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित करती है कि आप कितने भी टुकड़ों में बांट दो देश को, उसके भौतिक क्षेत्र को, लेकिन उसके दिलों को नहीं बांट सकते हैं। सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है, तो कस्टम अधिकारी दिल्ली और ढाका को अपना वतन मानते हैं। इस प्रकार इन तीनों देशों के लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में खेल भी खेलते हैं, जिससे उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। भारत में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते रहते हैं। यहाँ से नागरिक इन देशों में जाते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। ये सभी यह भी विश्वास करते हैं कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे। अतः मानवीय दृष्टिकोण से जमीन और जनता का बंटवारा लोगों के दिलों को नहीं बांट पाता। कहने का तात्पर्य क्या है, ये जितने भी नालायक लोग हैं, जितने भी राजनीतिक सत्ता के लोग, अपने फायदे के लिए आप देश के टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे नहीं देखते कि ये लोग जो विस्थापित होंगे इनका क्या होगा, ये अपनी जमीन को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहेंगे तो कितनी मुसीबतें आएंगी। यानी उनको ये पता होना चाहिए कि विस्थापित होने में कितनी समस्या आती है, कि आप लोगों को विस्थापित करे, किसी दूसरे देश में भेजा जाए, वहाँ रहने को कहे, वहाँ कमाने को कहे, तो आप लोग कैसे रहेंगे? तो ये लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी पाठ में भी सही कहा गया, इस कहानी में सही कहा गया, और मैं भी सही कह रहा हूं क्या, कि लोगों में जो दिलों में प्यार है एक दूसरे के मध्य, आप लोग उसे किसी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते, आप चाहे कितना भी कुछ भी करें। नेक्स्ट है नमक कहानी। भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे। यानी भारत और पाकिस्तान, बात सही है, जब भारत और पाकिस्तान का मैच आता है, क्रिकेट मैच भी आता है, तो तुम्हें देखोगे स्टेडियम में जगह नहीं मिलती एक सीट की भी, यानी कि पैर रखने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि भेदभाव, मोहब्बत का नमकीन का स्वाद घुला हुआ है। यानी कि एक तो कहते हैं ना कि
कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जैसा मैच होता है वैसे ही भारत पाकिस्तान का हो रहा है कि करवाट भरी हुए लोगों के मध्य बहुत भीड़ होती है, लेकिन उसमें एक स्वाद भी है, एक मोहब्बत का बीज भी है, उसमें एक नमकीन का, एक मीठापन का स्वाद भी हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जब गले मिलते हैं तो लोगों को अच्छा भी लगता है। लोग फिर ये भी सोचते हैं कि हम एक दिन एक तो होंगे, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो आप लोगों को मोहब्बत की नमकीन का स्वाद गुलाब कैसे आप लोगों को बताना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन राजनीतिक कारणों से हुआ, ये बात तो सही है। भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच भेदभावों को जन्म देने वाले भी राजनीतिक नेता, बड़े अधिकारी तथा कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान को बटा कैसे, राजनीतिक दलों के कारण, बड़े बड़े नेताओं के कारण और कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के कारण ही बटा है, वरना बढ़ता नहीं आज देश। लेकिन दोनों देशों के लोगों के हृदय में आज भी पारस्परिक भाईचारा, सौहार्द, स्नेह और सहानुभूति विद्यमान। लेकिन फिर भी आज भी दोनों देशों के लोगों के हृदय में पारस्परिक भाईचारा है, सौहार्द है, स्नेह है और सहानुभूति भी क्या है, विद्यमान है। सिख बीवी लाहौर को अपना वतन कहती है और लाहौरी नमक का स्वाद नहीं भुला पाती। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया सफिया को वापस देते हुए कहता है, देखो कितना अच्छा उदाहरण है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक वतन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है, अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा बाग, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी कि क्या कहा उन्होंने कि जामा मस्जिद सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उन खातून को, यानी कि इनके बारे में, सिख बीवी के बारे में कहा गया है कि उन खातून को नमक देते हुए कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। भारतीय सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताता है, यही बताता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भले ही संबंध तनावपूर्ण हो, पर सामाजिक तौर पर आज भी जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। यानी देखो, यानी कि अब जब कहते हैं ना कि जब आप दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं, खाते वहां का हैं, फिर भी आप अपने वतन का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में अपने वतन के बारे में फिर भी सौहार्द छिपा हुआ है, एक ऐसा मीठा स्वाद घुला हुआ है जिसे आप कैसा भी कुछ भी करें ना तो भी उसे समाप्त आप नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी दरारें क्यों नहीं खींचे हम लोगों के मध्य, भौतिक क्षेत्रों कितना भी आप लोग क्यों नहीं बांट दें, कितना हमें विस्थापित करते एक जगह दूसरी जगह पर, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों को हम समाप्त नहीं कर सकते, भाईचारे को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये थे नमक कहानी संबंधित अभ्यास प्रश्नों की चर्चा हम लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेशन बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।